हेलो एवरीवन। देखिए, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है विशेष तौर पर उन स्टूडेंट के लिए है जो हिंदी मीडियम से है। तो जैसे जो बीसीए के अंदर हिंदी मीडियम से जो एग्जाम दे रहे हैं या सीए फाउंडेशन जो हिंदी मीडियम से दे रहे हैं, तो उनके लिए हेल्पलाइन के लिए ये वीडियो बनाया गया है। वैसे सजेस्ट किया जाता है कि आप इंग्लिश मीडियम में बने हुए वीडियो में कोई ज्यादा डिफर नहीं होता है, तो इंग्लिश मीडियम के अंदर आप इसको स्टडी करने की कोशिश करें, आपको जल्दी समझ आएगा, सही से समझ आएगा। अब वैसे देखा जाए तो देखिए, इसका हेडिंग है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट मींस सहसंबंध इसको कहते हैं। सहसंबंध मतलब ये अकेली किसी क्वांटिटी के बीच का रिलेशन नहीं है। सहसंबंध होगा तो दो या दो से ज्यादा के बीच के अंदर उपस्थित संबंधों को बताता है। इसको सहसंबंध भी कहते हैं या सहसंबंध गुणांक भी कहा जाता है। इसका भी ध्यान रहे तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं हो। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या ओनली कोरिलेशन, सहसंबंध या सहसंबंध गुणांक, जिसको स्मॉल आर से बताया जाता है। यहाँ पे आपको इंडिकेट किया जा रहा है स्मॉल आर, इसके लिए सिंबल काम में लिया जाता है। अब देखिए सहसंबंध होता क्या है, तो वेरी वेरी सिंपल, इसके लिए मैं आपको एक अर्थ समझाता हूं। मान लीजिए कि अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, जैसे कोई किसान है, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, अगर बारिश अच्छी होती है, आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये स्पेशली बनाया जा रहा है। अगर बारिश का फ्लो अच्छा रहता है, दैट मींस बारिश अगर इंक्रीजिंग रहती है, बढ़िया बारिश हो रही है, तो फसल की जो उपज है उसका प्रोडक्शन जो होता है वो भी क्या रहता है, बढ़ जाता है। दैट मींस किसी भी फसल का जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है, वो बहुत बढ़िया रहती है। कब? जब रेनफॉल अच्छा होता है, बारिश अच्छी होती है। इसका मतलब ये दोनों जुड़े हुए हैं कि जैसे प्रति टन के अंदर या प्रति किलोग्राम में मापा जाए तो होने वाला है जो खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो बारिश पर डिपेंड है, और दोनों की एक ही दिशा है। तो दोनों एक दिशा में जब जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो गतिशील होते हैं, तो उसको अपन कहते हैं कि ये पॉजिटिव प्रकार का कोरिलेशन है, धनात्मक कोरिलेशन है। लेकिन इसकी जगह यदि माना जाए, मान लो किसी वस्तु की प्राइस को बढ़ा दिया जाता है, तो प्राइस को अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो प्राइस के अगेंस्ट में उसकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक पेन है, तो जनरली आप 5 रुपए 10 रुपए के अंदर पेन को लाते हैं। अब यही आपका जो पेन है, इसका कॉस्ट 50 रुपीज या 100 रुपीज या 500 रुपीज कर दिया जाएगा, तो धीरे धीरे आप देखोगे पेन की जो सेल होगी, उसकी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रिवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। और ये जो बारिश पड़ने पर उपज का बढ़ना है, ये पॉजिटिव है। तो मोटे तौर पर सहसंबंध का अर्थ ये हुआ कि आंकड़ों की दिशा को बताता है कि आंकड़े कौन सी सेम दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में मूविंग है, या ऑपोजिट डायरेक्शन में उनका जो गति है वो बढ़ रही है। तो आपने यहाँ पे ये दो अर्थों में ये समझ लिया कि सहसंबंध क्या होता है। मतलब पहली प्रकार के आंकड़ों को यदि x बोला जाए और दूसरी प्रकार के आंकड़ों को y बोला जाए, x बढ़ने पर अगर y भी बढ़ता है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, आपके पास धनात्मक है। और अगर x को बढ़ाते हैं, x को आप बढ़ा रहे हो, लेकिन y क्या हो जाता है, x के बढ़ने पर y घटता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो नेगेटिव कोरिलेशन है। जैसे कि आप लोग और भी डेली जीवन के अंदर, डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखते हो जब दो या दो से अधिक वेरिएबल, जिनको अपन चर राशियों से बताते हैं, जैसे बारिश होना और उपज होना, उनको बढ़ाने पर दोनों एक ही दिशा में बढ़ जाती है और कई बार दोनों घट जाती है। जैसे डॉलर और रुपीस के अंदर अपन देखते हैं, तो जनरली जब डॉलर की कॉस्टिंग अपन देखते हैं कि बढ़ जाती है तो रुपीज है वो घट जाता है। ऐसा अगर होता है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है। और डॉलर बढ़ने पर रुपीज का वैल्यूएशन भी बढ़ता है तो समझ लो वो पॉजिटिव है। तो इकोनॉमिकल जगत हो, कॉमर्शियल हो, या साइंटिफिक जो डेटा होते हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार से जो चर राशियां होती है, जो वेरिएबल होती है, वो बढ़ती और घटती रहती है।
तो उसको मापना ही सहसंबंध कहलाता है। अब सहसंबंध को मापने के लिए कुछ निर्धारण किए गए हैं, कुछ फैक्ट है जो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहला फैक्ट होता है दिशा। दिशा के अनुसार, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सहसंबंध को परिभाषित किया गया है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में रहता है तो उसको अपन पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अगर विपरीत दिशा में रहता है तो उसको नेगेटिव कहते हैं। दैट मींस यहाँ पे आंकड़ों की दिशा कैसी है? विपरीत दिशा में आंकड़े गतिशील हो, आंकड़े गतिशील हो। जो डेटा का फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पकड़ लेता है तो उसको अपन कहते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन है। और समान दिशा के अंदर, मतलब एक ही दिशा में हो या समान दिशा में आंकड़ों का जो गतिशीलता है वो बनी रहती है तो उसको अपन पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको मेजर किया जाता है। डिग्री, अब डायरेक्शन के अंदर भी कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं, वो x फास्ट चलता है तो y भी फास्ट चलता है, उसके चलने की स्पीड, उनके मूविंग होने की, परिवर्तन होने की दर जो है, उस स्पीड को देख के इसके कुछ वैल्यू लिए गए हैं जिसको अपन कहते हैं डिग्री। दोनों एक दिशा में तो जा रहे हैं, जैसे पॉजिटिव है मतलब दोनों की दिशा तो एक है, जैसे बारिश और उपज के अंदर अपन ने देखा कि रिलेशनशिप तो है और दोनों सेम रिलेशन है कि बारिश बढ़ने पर उपज बढ़ती है, लेकिन कितनी मात्रा का कोरिलेशन है ये जानने के लिए अगर प्लस का 1 आता है तो अपन कहते हैं पूर्ण सहसंबंध है या परफेक्ट कोरिलेशन है। फिर 0.75 से 1 के बीच में अगर r का वैल्यू आता है तो दोनों डेटा हाईली अटैच है, मतलब दोनों हाई लेवल से, उच्च लेवल से जुड़े हुए हैं। 0.25 से 0.75 को इसको मध्यम श्रेणी के अंदर डाल सकते हैं, 0 से 0.25 को लो ग्रेड का कोरिलेशन, और 0 आ जाता है मतलब दोनों चर राशियों में कोई संबंध नहीं है, सहसंबंध का अस्तित्व नहीं है। और इसी कैटेगरी के अनुसार ऋणात्मक के भी कुछ भाग किए गए हैं, तो इसको अपन कहते हैं मात्रा के अनुसार उसका निर्धारण। पहले दो वर्ग हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार तो हो गया उनकी दिशा के आधार पर। अब धनात्मक में भी उसका वर्गीकरण किया गया है अलग अलग आंकड़ों के बढ़ने की स्पीड के अकॉर्डिंग, उसको अपन ने अलग अलग डिग्रियां दी हुई है। कुछ सिंपल प्रकार के होते हैं, जब दो चर राशियां जुड़ी हुई होती है तो साधारण प्रकार के कोरिलेशन होते हैं, तो जो अपने सिलेबस में इतना डीपली नहीं है। लीनियर, जिनका अगर ग्राफ बनाया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, सरल रेखा मिलती है, उनको लीनियर कहते हैं, अदरवाइज नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। अब सीधे आते हैं अपन कोरिलेशन को प्राप्त करने के लिए, ज्ञात करने के लिए मेथड कौन से काम में लिए जाते हैं। सबसे पहला है स्कैटर डायग्राम, मतलब चित्रे हुए वक्र। तो अपन जब ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये अपन ऑब्जर्वेशन लिए, तो यहाँ पर अपन ने x वेरिएबल के साथ इनकी फ्रीक्वेंसी को f माना गया, तो x के बढ़ने घटने से यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसियां मिलती जाती है। तो इस प्रकार से जो वक्र मिलते हैं, इसमें से अधिकतम बिंदुओं से पास होने वाले जो वक्र होते हैं उनको अपन चित्रे हुए डायग्राम या स्कैटर डायग्राम कहते हैं। बट एग्जाम के हिसाब से मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं, प्रकार आपको ध्यान होने चाहिए और उसकी ग्रेडेशन ध्यान होनी चाहिए कि कौन सी डिग्री के अंदर उसका नाम क्या होता है। और दो मेथड आते हैं एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मोस्ट अपन ने कहा जाता है कार्ल पियर्सन का मेथड। इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड, मतलब स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि से कोरिलेशन फाइंड करना, और कार्ल पियर्सन के मेथड से दिए हुए आंकड़ों के बीच में न्यूमेरिक आंकड़े होते हैं। तो ये दोनों ही मेथड, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन, ये दो नाम आपके दिमाग में फिट कर लो, चिपका दो पट्टी बना के। एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ये गारंटेड है, 100% है कि आप लोगों के लिए कार्ल पियर्सन मेथड आना चाहिए। कार्ल पियर्सन मेथड में 3 फॉर्मूले हैं, 3 सूत्र या 3 विधियां मान सकते हो। तीनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए, उससे आप कर सकते हैं। स्पीयरमैन का जो मेथड है, इसमें 2 प्रकार के मेथड रहेंगे, तो दोनों ही मेथड को अगले वीडियो में अपन जानेंगे। तो कब कार्ल पियर्सन लगाना है, और कार्ल पियर्सन में 3 मेथड है।
तीनों फॉर्मूलों में से आप किसी एक फॉर्मूले को अच्छा बना लीजिए। अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा कर सकते हैं स्पीडली, या आपके पास एग्जाम में जैसे कैलकुलेटर एलो है, तो कैलकुलेशन मेथड से आप अगर एग्जाम में लिखा आता है कैलकुलेशन मेथड से सॉल्व करिए, या कुछ भी लिखा नहीं आता है तो कैलकुलेशन में भी जा सकते हैं और एक्सपेरिमेंट में भी जा सकते हैं। बट इन केस अगर कैलकुलेशन के तीनों मेथड आप देखोगे अगले वीडियो में, एक एक वीडियो में एक एक मेथड डिस्क्राइब किया जाएगा, तो आपके पास कैलकुलेटर एलो होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी मेथड में जा सकते हैं। हर मेथड की अपनी अपनी विशेषता है। तो अपने एग्जाम के लिए आप तैयार कर लीजिए। बीसीए वालों आपके एग्जाम आने हैं, सीए फाउंडेशन के लिए कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंजीनियरिंग से हो अगर आप बीटेक, तो अभी जो रिसेंट बीटीयू के जो एग्जाम हुए थे उसमें कैलकुलेशन मेथड भी पूछा गया और एक्सपेरिमेंट मेथड भी पूछा गया। वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। कॉम्प्लिकेटेड मतलब मोर डेटा मोर टाइम्स रिपीट हो रहे थे, इस रीजन से बच्चों को काफी परेशानी आई थी। तो उस वीडियो के इंजीनियरिंग सेक्शन के क्वेश्चन को भी हमारे वीडियो में आपको कराया जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में सीधा आते हैं कैलकुलेशन मेथड पे और कैलकुलेशन के तीनों फॉर्मूलों के ऊपर आते हैं। तो इस तरह से अपन ने ये मोटे तौर पर सहसंबंध की कुछ थ्योरिकली पोजीशन अपन ने जानी है, समझी है। और इसको और थोड़ा आप अगर क्लियर करना चाहे तो आपको मैं यहाँ पे आपके लिए हिंट्स देता हूँ कि आप इसका थोड़ा बहुत ग्राफ भी देख सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, आपको कोई ग्राफ नहीं पूछा जाना है। तो इसकी ग्राफिकल स्ट्रक्चर के लिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डिग्रियां होती है ना उसको कैसे मैनेज करते हैं, उस समय ग्राफ की पोजीशन क्या रहती है। मान लीजिए ये x डेटा है और ये आपके y डेटा है। अगर ये x और y बिल्कुल प्रोपोर्शनली चलते हैं, एकदम जैसे x बढ़ा रहा है, जितना x बढ़ा रहा है उतना y भी बढ़ रहा है, तो जो ऐसे मिड से जो लाइन निकलती है इस प्रकार के होते हैं, ये पॉजिटिव कोरिलेशन होते हैं। और एकदम सेंटर से जाती है तो ये +1 मतलब +1 का मतलब परफेक्ट कोरिलेशन होता है या पूर्ण कोरिलेशन होता है। यदि हाई लेवल का होगा और पॉजिटिव के अंदर ही धनात्मक के अंदर अगर थोड़ा सा इसका बैंड है वो नीचे की तरफ हो जाएगा तो वो धनात्मक कहलाएगा, है तो बढ़ते हुए क्रम में लेकिन वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह से आप इसके अंदर अलग अलग पोजीशन में डायग्राम समझ सकते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन होते हैं तो ठीक इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार की रेखाएं मिलती है तो इसको अपन नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, ऋणात्मक कोरिलेशन कहते हैं। तो ये इसका ध्यान रहे ग्राफिकल स्ट्रक्चर। पॉजिटिव में इस प्रकार की रेखाएं होती है और नेगेटिव में इस प्रकार से रेखाएं आपको मिलती हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।